नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि अपन कक्षा 10 के सामाजिक ज्ञान विषय में लोकतंत्र का जो अध्याय अपना चल रहा है पिछले वीडियो में, आज उसका तीसरा जो भाग है पार्ट का, उसके विषय में इस पूरे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो में आप सुचारू रूप से उनका उपयोग कर सको, देख सको। देखिए, आज अपना लोकतंत्र का जो अध्याय 5 है, इसका जो शेष भाग है उसमें आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोणों के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा है। लोकतंत्र अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा है और इसी कारण से विभिन्न विद्वान इस लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर एक मत नहीं है। अलग अलग विचारकों की दृष्टिकोण में लोकतंत्र के शासन को अलग अलग दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया, जैसा पूर्व में अपन ने समझा है। यहाँ पर भी लोकतंत्र को सत्ता का सही उपयोग कौन करता है, इस बात को लेकर के कोई भी विद्वान एक मत नहीं है कि भाई सत्ता का वास्तविक उपयोग शासक वर्ग करता है या शासित वर्ग करता है। इन बातों के आधार पर दृष्टिकोण को समझने के लिए कि वास्तव में लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोगकर्ता कौन होता है, इनको समझने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने मत, दृष्टिकोण, सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें एक है लोकतंत्र का परंपरागत एवं उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, तीसरा है लोकतंत्र का अभिजन वर्ग दृष्टिकोण। अभिजन वर्ग यानी विशिष्ट वर्ग, यहाँ पर अभिजन वर्ग को विशिष्ट वर्ग भी कहते हैं। और चौथा है लोकतंत्र का वास्तविक लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। ऐसे इन 5 दृष्टिकोणों के आधार पर हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे चलकर उपयुक्त सभी सिद्धांतवादियों ने अपने अपने दृष्टिकोण में अपनी अपनी बात को सही प्रकार से रखा, समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि इन सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक लोकप्रिय और सर्वमान्य जो सिद्धांत और दृष्टिकोण माना गया है वो है परंपरागत एवं उदारवादी दृष्टिकोण। और इस सिद्धांत के अंतर्गत चलने वाले विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र ही वह दृष्टिकोण है, सिद्धांत है, जिसमें शासक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति के सुख, समानता, स्वतंत्रता, एकता की भावना के अधिकार एवं कर्तव्यों पर विशेष रूप से जोर देता है। अतः सबसे प्रसिद्ध एवं प्रचलित जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वह यही माना गया है। आमतौर पर इसलिए भी इसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है क्योंकि जैसा आप अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि भाई लोकतंत्र का उदय पश्चिमी जगत से हुआ था, इसलिए इस सिद्धांत के विचारक भी पश्चिमी विचारक हैं, इसलिए इसका दृष्टिकोण का उदय भी पश्चिमी जगत से ही हुआ है। इसलिए ये पश्चिम का विचारक होने के कारण ये दृष्टिकोण सर्वमान्य माना गया है। प्रमुख सिद्धांतों के बाद में अब अपन अगला बिंदु लेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, कि लोकतंत्र में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आमतौर पर हम देखते हैं, एक इसको जनता का शासन, दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन, तीसरा है लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं, और चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, और पांचवा है लोकतंत्र विकासशील साधन है। ऐसे इन 5 विशेषताओं के आधार पर
हम इसको समझ सकते हैं। इसको जनता का शासन क्यों कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है। जनता के कारण ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है और इसमें शासक वर्ग जनता के संपूर्ण हितों पर विशेष रूप से ध्यान देता है, इसलिए इसे हम जनता का शासन भी कहते हैं। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही जनप्रतिनिधि शासन करता है और जनता के हितों की सुरक्षा भी करता है, इसलिए इसको कहते हैं जनता द्वारा निर्मित शासन, क्योंकि शासन कौन बनाती है? जनता बनाती है। और तीसरा बिंदु है लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकतंत्र अपने आप में एक साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि लोकतंत्र द्वारा हम लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। जन समुदाय के, जन समूह के स्वतंत्रता, उसके गौरवपूर्ण जीवन जीने की, उसके कर्तव्य एवं अधिकारों की सुरक्षा करने का काम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है। इसलिए यह एक सम्मानजनक तरीके से जीने का एक साधन है, न कि साध्य। इसलिए लोकतंत्र को एक साधन माना जाता है, साध्य नहीं माना जाता। और चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ही जनता के प्रति उत्तरदायी शासक वर्ग को हमेशा सदैव रहना पड़ता है, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और संपूर्ण शक्ति अंत में जनता के हाथों में निहित होती है। इसलिए उसे अपने हर कार्य के प्रति, अपने हर निर्णय के प्रति जनता के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता उसे बदल भी सकती है। ये अंतिम अधिकार जनता के हाथों में निहित होता है। और अंतिम और पांचवा बिंदु है विकासशील साधन, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक लंबी प्रक्रिया से होकर के गुजरती है और लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरने के कारण इसमें कई सारी व्यवस्थाएं जुड़ती हुई चली जाती है। समानता के आधार पर, न्याय के आधार पर और गौरवपूर्ण जीवन की, विकास की आदि आदि बातों पर विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए इसमें सदैव विकास की संभावना रहती है, जबकि अन्य किसी प्रकार की शासन व्यवस्था में इस प्रकार की बात नहीं रहती है। विशेषताओं के बाद में अब अगला बिंदु में पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तमाम अच्छाई होने के बावजूद भी किसी भी शासन प्रणाली का ठीक प्रकार से संचालन हो, वह उसके गुणों अनुरूप लोगों के हितों का ध्यान रख सके, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे से सफलतापूर्वक कार्य कर सके, इसके लिए कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया है। उनके आधार पर सर्वप्रथम पहली बात है शांति व्यवस्था होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश के अंदर आम लोगों के बीच में असंतुष्टि का माहौल नहीं होना चाहिए। सभी लोगों आपसी प्रेम पूर्वक, सामंजस्य के साथ में, भाईचारे और एकता के साथ में सदैव रह सके, इसके लिए ऐसा वातावरण उनके बीच में होना चाहिए ताकि शासन को किसी प्रकार से बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरा बिंदु है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि ज्यादातर योजनाएं जनता के हितों के लिए होती है और जनता के हितों के अनुरूप जो योजनाएं होंगी उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी और धन प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना आवश्यक है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी,
बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने देश को खड़ा कर सके। चौथा बिंदु है सामाजिक न्याय की स्थापना, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है, भाईचारे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए समाज के अंदर समानता, एकता, भाईचारा कायम रहे। भेदभाव, छुआछूत, जाति प्रथा, भाषावाद एवं धर्म आधारित अशांति लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। और चौथा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र सत्ता का विभाजन चाहता है। लोकतंत्र में अधिकारों का केंद्रीकरण नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र में द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बटी हुई रहती है। भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्यों के स्तर पर। दोनों ही स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से अधिकार पूर्वक कार्य करती है, तो यह एक विकेंद्रीयकरण कहलाता है। जब अधिकारों का बंटवारा होगा तो लोगों के अंदर बेमनस्यता की भावना पैदा नहीं होगी और सत्ता का एक केंद्र भी स्थापित नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात है सफलता की निर्भर करती है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय की स्थापना। और अंतिम और 5वां बिंदु है शिक्षित एवं जागरूक जनता, क्योंकि लोकतंत्र में शासन का प्रत्येक कार्य जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और सरकार की जितनी भी अच्छी बुरी योजनाएं होती है वो सब जनता के लिए होती है। लेकिन अनपढ़ और अशिक्षित जनता उन योजनाओं का जानकारी के अभाव में लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है, इसलिए वह योजना सफल नहीं हो पाती है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, सरकार के प्रतिनिधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जनता का जागरूक एवं शिक्षित होना महत्वपूर्ण माना गया है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने इस पूरे पाठ में लोकतंत्र के संपूर्ण पहलुओं पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। लगता है आपके समझ में आया।